हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम विकेश त्रिपाठी है और आज हम बात करेंगे श्रीलंका में आखिरकार आपातकाल क्यों लगा। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में श्रीलंका की हालत बेहद नाजुक है और इस सिलसिले में ये करंट का न्यूज़ है, तो ये एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त आपको अपने देश के आसपास क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। शुरू करने से पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी है? कोको की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी या अंडमान खाड़ी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो देश का नाम है श्रीलंका, प्राचीन नाम इसका सीलोन है। श्रीलंका की दो राजधानी है, एक का नाम है श्री जयवर्धने कोट्टे जो कि इसकी प्रशासनिक राजधानी है, दूसरा है जो कि व्यापारिक राजधानी है। कुल जनसंख्या 2,19,20,000 है। यहाँ की जो भाषा है मेन तौर पर यहाँ सिंगली भाषा बोली जाती है। इसके अतिरिक्त श्रीलंकन तमिल, अंग्रेजी, भारतीय तमिल, वेदास, मलाया, बुर्गर, चाइनीज और मूर भाषा भी बोली जाती है। आर्थिक चलन श्रीलंकन रुपी है। जिस प्रकार भारत में भारतीय रुपया चलता है तो वहाँ पर श्रीलंकन रुपी है। देश का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय पशु जो है शेर है और राष्ट्रीय पक्षी जंगली सीलोन मुर्गा है। देश का राष्ट्रीय फल कटहल, राष्ट्रीय फूल ब्लू वाटर लिली पुष्प, राष्ट्रीय पेड़ सीलोन आयरनवुड का वृक्ष और देश को स्वतंत्रता मिली थी 4 फरवरी 1948 में। और यहाँ शुरू करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि हम अभी वर्तमान में श्रीलंका की जो कंडीशन है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके साथ ही श्रीलंका की जो भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उन सभी के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, जो कि एग्जाम के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं श्रीलंका देश की भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। आधिकारिक रूप से जो श्रीलंका का पूरा नाम है उसे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ श्रीलंका कहा जाता है। इसके दक्षिण पूर्व में बात करें तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारा देश है जिसका नाम है भारत, और ये भारत जो है ये श्रीलंका के उत्तर पश्चिम भाग में फैला हुआ है। यानी ये नॉर्थ वाला पोर्शन है, साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो श्रीलंका जो है वो भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में है। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका और भारत के बीच एक खाड़ी है जिसे कहा जाता है मन्नार की खाड़ी, और भारत और श्रीलंका को एक जल संधि डिवाइड करती है जिसे हम कहते हैं पाक जल स्ट्रेट। श्रीलंका का दस्तावेज जो इतिहास है काफ़ी पुराना है, लगभग 3000 साल पुराना है, और यह एक भौगोलिक जगह है। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही यहाँ पर कई सारे गहरे बंदरगाह स्थापित किए गए थे जो कि हमारे सामरिक दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका जो है वो 1972 तक सीलोन के रूप में जाना जाता था, यानी जिसे हम आज श्रीलंका कहते हैं दरअसल इसका पुराना नाम था सीलोन। और इसे सीलोन के बाद एक नया शब्द जिसे हम कहते हैं सम्मानजनक शब्द, इसके आगे श्री जोड़ा गया और ये बन गया श्रीलंका। तो 1972 तक इसे सीलोन के नाम से जाना जाता था, फिर ये बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और श्रीलंका हो गया। श्रीलंका की अगर हम ताजे इतिहास की बात करें तो 13 साल तक सिविल वार चला। यानी सोचने वाली बात है कि जिस देश को 4 फरवरी 1948 में स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर काफी लंबे समय तक गृह युद्ध छिड़ा हुआ। 1983 में यहाँ पर एक आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था लिट्टे, है ना, जिसके द्वारा और जो श्रीलंकन सरकार है उनके बीच काफी समय तक गृह युद्ध चला, और ये गृह युद्ध आखिरकार 2009 में समाप्त हुआ। लिट्टे की बात करें तो लिट्टे जो है वो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम कहा जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये है क्या चीज। देखिए, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिट्टे की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1976 में। 1976 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वेदुपिल्लाई प्रभाकरण, इनके द्वारा की गई थी। और खास बात यह है कि एलटीटी ये दुनिया के सबसे परिष्कृत और कसकर संगठित विद्रोही समूह है, और 1970 के दशक के दौरान संगठन ने कई छापामार हमले किए। शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाता हूं। देखिए, दरअसल इसकी जो शुरुआत हुई थी, गृह युद्ध छिड़ा था, वो 1983 में जो श्रीलंकन सरकार है
और जो लिट्टे हैं उनके बीच गृह युद्ध चला। लिट्टे दरअसल तमिल जो भाषी इलाका है, जो तमिल क्षेत्र है श्रीलंका में, वहां पर उनको अपनी एक अलग पहचान दिलाने के लिए श्रीलंकन सरकार से लड़ रही थी। क्योंकि आप जानते हैं कि श्रीलंका में ज़्यादातर जो है सीलोन है, यानी बौद्ध धर्म के जो लोग हैं काफ़ी बड़े पैमाने पर हैं, और जो वहाँ पर तमिल है, तमिल लगभग 10 से 15% है, और इतनी ही पैमाने पर मुसलमान की आबादी है करीब 10%। लेकिन वहाँ पर बौद्ध की जो जनता है काफ़ी बड़े पैमाने पर है। तो यही यहाँ पर लिट्टे का कहना था कि तमिल भाषी जो इलाका है वहाँ हमको एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, एक इंडिपेंडेंट राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन श्रीलंकन सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं थी, और बाद में लिट्टे जो है वो बड़े पैमाने पर निर्दोष लोगों को मारना शुरू किया, और ये बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन था। यानी कहें तो ये ऐसा आतंकवादी संगठन था जिसने देश के, यानी एक देश नहीं, 2 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मारा था। ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी, है ना। आखिरकार लिट्टे को भारत सरकार की मदद के द्वारा 2009 में समाप्त कर दिया गया, जब 2009 में प्रभाकरण को माथे पर गोली मार करके उसको मौत के घाट उतार दिया, तो लिट्टे पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो एक लंबे गृह युद्ध के बाद श्रीलंका फिर से एक नया उभरा, लेकिन उभरते ही ज़्यादा देर नहीं हुई, और आपको पता होगा कि अभी हाल ही में न्यूज आया है कि श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा हो गई। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आप जान लो कि ये लिट्टे ने किन किन घटनाओं को अंजाम दिया। देखिए, सबसे पहले भारत के अभियान रैली में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी 1991 में, यानी 21 मई 1991 को जो हमारे देश के होनहार प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी हत्या कर दी गई। इसके पीछे भी बहुत रोचक कहानी है। दरअसल लिट्टे और श्रीलंका के बीच काफ़ी बड़े पैमाने पर गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। तो सबसे पहले जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उसने 1986 में लिट्टे के साथ एक शांति समझौता करने की कोशिश की, लेकिन उसने इस करार को एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में 1989 को एक बार फिर से शांति समझौते को लाया गया। इससे पहले प्रभाकरण को भारत लाया गया। ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रभाकरण को भारत लाया गया था। कब लाया गया था? 1987 को। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कौन? राजीव गांधी। राजीव गांधी के द्वारा 1987 को अपने आवास पर बुलाया जाता है। वहां पर इसलिए बुलाया जाता है कि श्रीलंका सरकार और लिट्टे के बीच जो विवाद है उसको आसानी से सुलझाया जा सके। राजीव गांधी का कहना है कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो तमिल जो इलाके हैं वहां पर उनको उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है, और प्रभाकरण ने भी कुछ समझौते मान लिए थे। लेकिन बाद में एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता है। 21 मई 1991 को जब राजीव गांधी तमिलनाडु के दौरे पर गए थे, तो उनको एक लड़की थी, छोटे कद की लड़की थी, जिसने चंदन की माला लेकर के राजीव गांधी की तरफ बढ़ी और उसमें बम लगाया हुआ था, जिसके कारण एक बड़ा विस्फोट हुआ और राजीव गांधी की देहांत हो गई। इसके बाद मई 1993 में ही श्रीलंका के राष्ट्रपति रणसिंगे प्रेमादास की हत्या कर दी गई लिट्टे के द्वारा ही। यानी ये कितनी दर्दनाक घटना है। 1999 में एक श्रीलंकाई संसद सदस्य नीलम थिरुचिल्लवाम की हत्या कर दी गई। कोलंबो में दिसंबर 1999 के आत्मघाती विस्फोटों की एक जोड़ी जिसने श्रीलंका के राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा को घायल कर दिया। 2009 में श्रीलंका के उद्योग मंत्री सीवी की हत्या कर दी गई। अगस्त 2005 में विदेश मंत्री लक्ष्मण कादिर गमार की हत्या कर दी गई। 2008 में विपक्षी यूनाइटेड नेशन पार्टी यूएनपी के सदस्य टी महेश्वरन की हत्या कर दी गई, जो वो सांसद थे उस समय के। जनवरी 2008 में श्रीलंका के राष्ट्र निर्माण मंत्री डीएम दास नायके की हत्या कर दी गई। 2008 में राजनीतिक पार्टी और अर्धसैनिक समूह तमिल मक्कल विथुल्लाई पुलिकाल के 2 कैडर की हत्या कर दी गई। और अप्रैल 2008 में श्रीलंका के राजमार्ग मंत्री जयराज फर्नल पोल की हत्या कर दी गई। तो ये लिट्टे जो है वो बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन था जिसने कई सारे घटनाओं को अंजाम दिया। आखिरकार
2009 में, आप संयोग की बात देख लीजिए कि 21 मई के दिन ही, कब, 21 मई 2009 को ही श्रीलंकन सरकार ने प्रभाकरन को मौत के घाट उतार दिया। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि जो श्रीलंका के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1505 में कोलंबो में पुर्तगाली लोगों का आगमन हुआ जिसने यूरोपियन रुचि की शुरुआत की। 1658 में डच ने पुर्तगालियों को श्रीलंका के आधिकारिक हिस्सों से खदेड़ दिया, क्योंकि बाद में डच का भी आगमन हुआ था और पुर्तगालियों को इन्होंने खदेड़ दिया और अपना शासन कायम किया, सिवाय कैंडी सार के कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके। 1796 में ब्रिटिश शासन ने श्रीलंका के छोटे टापुओं पर अपना अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया। यानी सीधे तौर पर बात करें तो श्रीलंका पर वही इफेक्ट पड़ा था जो कि भारत पर, यानी पुर्तगाली भी आए, डच भी आए, ब्रिटिश भी आए। और 1815 में ब्रिटिश शासन द्वारा दक्षिण भारत के तमिल मजदूरों को श्रीलंका लाया गया और उनसे चाय, कॉफी के पौधे और नारियल पेड़ लगवाए गए। 1833 पूरे द्वीपों में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के तहत संयुक्त किया गया। 1948 में सीलोन को पूरी तरह से आज़ादी मिल गई। अब हमको इसमें मेन क्या याद रखना है, देखिए हाईलाइटेड है येलो कलर से। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि 4 फरवरी, है ना, 4 फरवरी 1948 को सीलोन, जिसे श्रीलंका कहा जाता, उसे आज़ादी मिल गई। और 1972 में श्रीलंका का जो पुराना नाम था सीलोन, है ना, उसका नाम बदल करके श्रीलंका रख दिया गया। 1976 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे की स्थापना हुई। 1983 में सिविल वार चला और ये 2009 तक चला। 2009 में लिट्टे की हार के बाद ये जो है सिविल वार समाप्त हो गया। और अभी हाल ही की न्यूज है कि 2019 में जिहादियों द्वारा ईस्टर संडे के दिन चर्च और होटल में आत्मघाती हमले किए गए, बम विस्फोट किए गए और लगभग 184 लोगों की हत्या हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर बात करते हैं श्रीलंका के आर्थिक संकट की वजह क्या है और आखिरकार वहाँ के श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे, उनके द्वारा आखिरकार आपातकाल लगाया क्यों गया है। देखिए, तो इसका सीधा सा फंडा ये है कि श्रीलंका जो थी वो ज़्यादा तरफ जो झुकी थी, यानी उसका जो ये बात करें कि सबसे ज़्यादा हेल्प उसकी की थी चाइना ने। और चाइना आप जानते हैं कि एक ऐसा देश है जो किसी भी देश के ऊपर अगर मेहरबानी कर दे तो उसकी हालत, उसकी राजनीतिक और जो आर्थिक इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। तो श्रीलंका की ही नहीं, अपितु आप अफ्रीका के कई सारे देशों को देख लो, जहाँ जहाँ श्रीलंका के अतिरिक्त और चाइना ने मदद की है। खास तौर पर श्रीलंका में तो आप इफेक्ट देख ही रहे हैं, उसके अतिरिक्त पाकिस्तान में भी चाइना ने कई सारे हेल्प किए हैं और वहाँ की हालत आप देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका से हुई रणनीतिक गलती और क्या हो गई, ये देखिए। श्रीलंका एक आइलैंड देश है, यहाँ की आबादी महज 2.25 करोड़ है। एक छोटे से देश में ऐसी किल्लत हो गई कि नागरिकों को पेट्रोल डीजल मुहैया कराना सरकार फेल हो रही है। भारत में 140 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी हमें पेट्रोल डीजल के लिए कहीं भी लाइन लगना नहीं पड़ता है। दरअसल रूस ने भारत को कम कीमतों पर कच्चा तेल देने के लिए राजी हो गया है। भारत और रूस के बीच इस डील में से अमेरिका काफ़ी नाराज है। नाराज होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्रीलंका इस कूटनीति पर चलने में फेल हो गया। अब यहाँ पर भारी पड़ गई किसकी, चीन की नज़दीकी। क्योंकि देखो, अगर आपका पड़ोसी काफ़ी अच्छा है तो उसके साथ आपको मधुर संबंध बनाना अनिवार्य है। आप जानते हैं कि भारत श्रीलंका का पड़ोसी देश है और अगर हम अपने सोसाइटी की भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हमको कुछ हो जाता है तो वो पड़ोसी ही काम आता है। तो श्रीलंका को ये लगने लगा कि हमारी मदद तो चीन कर सकता है और उसने भारत की ओर अपना रुख नहीं अपनाया। और जबकि भारत ने कई सारे मदद किए हैं, शुरू से लेकर के काफ़ी बड़े पैमाने पर भारत ने श्रीलंका की मदद की है, लेकिन वो चीन की जो जाल होता है, उसे जो ट्रैप होता है, उससे फंसता चला गया। और आज आप हालत देख लो श्रीलंका की किस कदर से हालत हो रही है। तो श्रीलंका को चीन की नज़दीकी भारी पड़ गई। चीन की रणनीतिक ऐसी थी कि जिन जिन देश में उसने अपना निवेश बढ़ाया वहाँ की राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता तेजी से बढ़ी। श्रीलंका और पाकिस्तान बड़े उदाहरण। पाकिस्तान भी जो चीन के गुणगान गाता है ना, वो श्रीलंका के बाद दूसरे नंबर पर उसी का नंबर आता है।
जिसकी इकोनॉमी डामाडोल है। डामाडोल का मतलब होता है कि लड़खड़ाना। तो चीन की नज़दीकी के साथ ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा श्रीलंका की इकोनॉमी पर, और आज इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है श्रीलंका में। क्यों बदहाल हुई श्रीलंका की अर्थव्यवस्था, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, श्रीलंका की आर्थिक बदहाली की सबसे बड़ी वजह है विदेशी मुद्रा भंडार। अब ये नया शब्द क्या है? देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब सीधा तौर पर यह होता है कि अगर किसी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार बड़े पैमाने पर है तो वो किसी और देश के साथ आयात और निर्यात को सजग बना सकता है, यानी आसान बना सकता है। अगर विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिलती है तो वहां पर उस देश की इकोनॉमी पर गहरा प्रभाव पड़ता है, गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। कारण यह है कि ज़्यादातर जो लेन देन होता है वो डॉलर में होता है, और आप जानते हैं कि अगर हम किसी देश से कोई और सामान आयात करवाते हैं या निर्यात करते हैं तो उसके लिए हमको अपना विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त मात्रा में रखना जरूरी है। और श्रीलंका की जो विदेशी मुद्रा भंडार है और वर्तमान में इतनी नीचे चली गई है कि उसके पास 1 महीने के लिए फूड अगर वो आयात करवाना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार उसके पास बचा हुआ है। श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में 70% से की गिरावट आई है। फिलहाल श्रीलंका के पास 2.31 अरब डॉलर बचा हुआ है। विदेशी मुद्रा के रूप में सिर्फ 17.5 हजार करोड़ रुपए श्रीलंका के पास है। श्रीलंका कच्चे तेल और अन्य चीजों की आयात पर एक साल से खर्च 51,000 करोड़ रुपए में करता था, और श्रीलंका 51,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन श्रीलंका के पास सिर्फ 17.5 हजार करोड़ रुपए बचा हुआ है ना। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर गिर गई है। श्रीलंका के पास अब इतनी भी रकम नहीं बची है कि वो अपनी जरूरत भर का तेल खरीद सके, यानी इतनी महंगाई, पेट्रोल, डीजल, चावल। अब आप समझ सकते होंगे कि श्रीलंका में पहले चावल का बड़े पैमाने पर खेती की जाती थी, लेकिन आज वही श्रीलंका 6 महीने के बाद उस चावल को अपने यहाँ क्या करवाता, आयात करवाता है। अभी भारत सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर चावल भिजवाया गया है, पेट्रोल डीजल भिजवाया गया है। उसका कारण यह है कि श्रीलंका बहुत बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है। इसके अतिरिक्त ईस्टर बम धमाका और कोविड कितने बड़े जिम्मेदार। तो श्रीलंका में 21 अप्रैल 2019 को जगह जगह पर बम ब्लास्ट हुए। कोलंबो में ही 50 से ज्यादा लोग मारे गए, और शहर होटलों ब्लास्ट की घटनाओं में 300 से अधिक लोग मारे गए। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है। अब आप सोच लो कि जिस देश की अर्थव्यवस्था का लगभग 10 से 15% हिस्सा, यानी उस देश की जीडीपी का 15% हिस्सा अकेले पर्यटन से आता है, उस देश पर अगर ऐसे हालात होंगे, दुर्घटनाएं होंगी, बम ब्लास्ट होंगे, तो लोग कैसे आएंगे। तो यहाँ पर सीधा सा फंडा ये है कि श्रीलंका के जो आपातकाल लगा हुआ है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, उसमें सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो 3 चीज है। पहला तो ईस्टर बम धमाका। 2018 की हम बात करते हैं तो 2018 में श्रीलंका में बड़े पैमाने पर टूरिस्ट आए थे, यानी श्रीलंका में घूमने के लिए आए थे दूसरे देशों से। लेकिन जब ईस्टर के दिन 2019 में हमला हुआ तो उसमें करीब 35 लोगों की मौत हो गई जो कि विदेशी थे। इसी कारण लोग वहां जाने से घबरा गए। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि कोरोना की मार। 2020 में जब कोरोना आया तो हर एक देश की पर्यटन व्यवस्था ठप हो गई, जिसके कारण श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा जो हिस्से है जीडीपी का, वो भी क्या हो गया, डैमेज हो गया। तीसरा सबसे बड़ा कारण है रसिया और यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो विद्रोह चल रहा है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के ज्यादातर लोग जो है श्रीलंका जाते हैं घूमने के लिए, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला, है ना। श्रीलंका की घरेलू का 10 से 15% हिस्सा पर्यटन उद्योग पर निर्भर करता है। आज स्थितियां अलग है। श्रीलंका पर विदेशी कर्ज अपनी उच्चतम स्तर है। कोविड की वजह से लोग श्रीलंका जाने से परहेज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह भी श्रीलंका की बदहाली का एक कारण। मौजूदा आर्थिक संकट की वजह से लोग श्रीलंका फिर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर मेन बात यह आती कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आखिरकार आपातकाल घोषित क्यों किया। देखिए, इसके 3 मेजर पॉइंट हैं। सबसे पहले बात यह है कि
जब 2018 में पर्यटन जो काफी बड़े पैमाने पर लोग श्रीलंका घूमने आए हैं, है ना, तो उसके बाद जब 2019 में एक नई सरकार बनी और उस सरकार में गोताबाया राजपक्षे जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति बने, उनके द्वारा 2-3 नियम चलाए गए जो कि बहुत बुरे साबित हुए। पहला नियम उन्होंने ये कहा कि श्रीलंकन जनता को ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, यानी हम ऐसे देश बनेंगे जो 100% ऑर्गेनिक खेती करेंगे, है ना। लेकिन अब आप मान लो किसी से कह दिया जाए कि आप ऑर्गेनिक खेती करोगे और एकदम अचानक से आप जो केमिकल होते हैं, जो उर्वरक होते हैं, उस पर बैन लगा दो, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अचानक से किसी काम को करना, है ना, बिना सोचे समझे किसी काम को करना उस देश के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी साबित हो सकती है। यही काम श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने किया कि अचानक से जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर्स हैं, उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया और कहा गया कि जैविक खेती पर आप ध्यान दीजिए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने जो टैक्स है ना, उसमें 50% की छूट दे दी गई और इसमें उनको लगा कि इससे भारत जो श्रीलंका की जो जीडीपी है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन उसके कुछ ही महीने बाद 2020 में कोरोना की मार ने श्रीलंका की जीडीपी तोड़ कर रख दी, जिससे श्रीलंका एकदम तबाह हो गया, है ना। और आखिरकार आप जान सकते हैं फिर बाद में आपातकाल लगाया गया, है ना। और तीसरा सबसे बड़ा मेजर कारण है कि श्रीलंका की जीडीपी जो है उससे कई गुना ज़्यादा श्रीलंका जो है वो कर्जों में डूबा हुआ है, लोन में डूबा हुआ है। चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे किसी भी देश से बहुत बड़े तादाद पर इसने लोन लिया हुआ है, जिसको चुकाना करीब 10 को लग जाएंगे, है ना। तो आर्थिक तंगी और बदहाली की वजह से श्रीलंका के आम नागरिक सड़कों पर आ गए और सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। भीषण हिंसक जो माहौल है उसको देखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति के पास हिंसा को रोकने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्रीलंका का संकट भी अभी टलता नजर नहीं आ रहा है। श्रीलंका भारत से संबंध सुधारने की कोशिश में जुटा हुआ है, तो चीन ने खराब हालात में किनारा कर लिया है। श्रीलंका में यह स्थिति कब तक बनी रहेगी, संबंध में जानकार भी असमंजस में है। तो आशा करते हैं कि श्रीलंका की जीडीपी एक बार फिर से अपने पटरी पर वापस आएगी, श्रीलंका क्राइसिस में उभरे, सबकी यही कामना है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी देश पर आर्थिक संकट लगना उस देश की जनता को तोड़ कर रख देता है। तो आशा करते हैं कि श्रीलंका एक बार फिर से एक नए दौर की शुरुआत करेगा, वहाँ की जीडीपी इंक्रीज होगी। तो इसी के साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार।